हेलो फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे अगला टॉपिक सेकंड पेपर का, पाठ्यक्रम सहयोगी सामग्री की भूमिका। मतलब पाठ्यक्रम रोल ऑफ करिकुलम सपोर्ट मटेरियल, मतलब हमारे पाठ्यक्रम में जो चीज़ें सपोर्ट करती हैं वो मटेरियल के लिए है ना। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पुस्तक है, बुक है ना। तो ये चीज़, ऐसे चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर हमारा टॉपिक दिया गया है और चलिए एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, पाठ्यपुस्तक ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। पाठ्यक्रम के पाठ्यपुस्तक के बारे में क्या कहा है, पाठ्यपुस्तक जो होती है सबसे इम्पोर्टेंट है ना, ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं और प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। यह कथन किसका है पूछा गया, तो ये कथन किसका है, हैरोलिकर का। इन्होंने पाठ्यपुस्तक के बारे में ऐसा कहा है। सामान्यतः पाठ्यपुस्तकों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। तो सामान्यतः जो पाठ्यपुस्तकों को जो है 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अब 3 वर्ग कौन से हैं जान लीजिए। सबसे मेन चीज़ यहाँ पर एक होती हैं सामान्य पाठ्यपुस्तकें। ठीक है, तो सामान्य पाठ्यपुस्तकें होती हैं है ना, जनरल। और दूसरी होती हैं पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्यपुस्तकें। ठीक है, तो मतलब पाठ्यक्रम करिकुलम पर आधारित पाठ्यपुस्तकें हो गई, एक जनरल, एक करिकुलम पर आधारित, और तीसरी संदर्भ पुस्तकें। ठीक है, मतलब रेफरेंस हो किसी का, समझिए। जनरल बुक्स में हर चीज़ सामान्य दी होती है, और जो पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या पर आधारित पुस्तकें हैं जैसे बालकों के लिए, भाई उसका एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, उस पर आधारित पुस्तकें होती हैं। और एक संदर्भ पुस्तकें जिसमें काफ़ी मतलब नॉलेज की चीज़ें लिखी होती हैं है ना, फैक्ट्स लिखे होते हैं, वो चीज़ होती है। तो यहाँ पर 3 प्रकार की पुस्तकें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शिक्षण अधिगम की अनुदेशात्मक सामग्री है। शिक्षण अधिगम की अनुदेशात्मक सामग्री है, पाठ्य पुस्तकें हैं, अभिक्रमित सामग्री है, या श्रव्य दृश्य सामग्री है, सभी। तो यहाँ पर शिक्षण अधिगम के अनुदेशात्मक सामग्री में सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम संदर्शिका किसका मिश्रित रूप है। तो अधिगम पाठ्यचर्या या शिक्षक शिक्षार्थी का मिश्रित रूप है, या फिर अधिगम शिक्षक संदर्शिका है, या पाठ्यचर्या शिक्षक संदर्शिका। तो जो पाठ्यक्रम संदर्शिका है वो पाठ्यचर्या और शिक्षक की संदर्शिका होती है। नेक्स्ट है, निम्न में क्या पाठ्यक्रम संदर्शिका का महत्व नहीं बताता। क्या चीज़ जो है पाठ्यक्रम संदर्शिका का महत्व नहीं बताता है। रचना, नेतृत्व, विकास का माध्यम, शिक्षकों के लिए सहायक, या फिर अभिक्रमित सामग्री का माध्यम। तो ये यहाँ पर करेक्ट विकल्प बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी। तो चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की स्थापना हुई थी सन 1957 में। नेक्स्ट है, बाल साहित्य का क्या उद्देश्य है। भाई बालक को जो साहित्य पढ़ाया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है। बाल पाठकों का ज्ञान वर्धन, मतलब उनके ज्ञान में वृद्धि करना, और बाल पाठकों का मनोरंजन करना, मतलब उनका मनोरंजन है ना, और बाल पाठकों में सृजनात्मक क्षमता का विकास करना। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी तीनों चीज़ें हो जाएंगी बाल साहित्य। उससे मनोरंजन भी होता है, साहित्य में भाई बढ़िया बढ़िया कहानी होती हैं, बच्चों की रुचि बढ़ती है ना, उनका मनोरंजन होता है, ज्ञान में वृद्धि होती है, और क्रिएटिविटी भी उसमें डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, पाठ्यपुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है। तो चिंतन का एक अभिलेख है, ये किसके द्वारा है, हॉलक्विस्ट ने ऐसा कहा है पाठ्यपुस्तक के बारे में। ठीक है, तो पाठ्यपुस्तक की यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगी जो इनके बारे में कथन कहे गए हैं। निम्न में से क्या पाठ्यपुस्तक के, फिलहाल पाठ्यपुस्तक की विशेषताओं से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, कि कैसी पाठ्यपुस्तक होनी चाहिए, कि 2 क्वेश्चन बनेंगे 100%। तो पाठ्यपुस्तक के महत्व को रेखांकित करना, कौन सा जो है पाठ्यपुस्तक के महत्व को रेखांकित करता है। तो पाठ्यपुस्तकों द्वारा छात्रों एवं शिक्षकों के समय की बचत होती है, बिल्कुल सही है। पाठ्यपुस्तकें परीक्षा के समय सहायक होती हैं, ये भी है। इनके माध्यम से छात्रों की तर्क शक्ति व स्मरण शक्ति का विकास होता है। तीनों यहाँ पर सही विकल्प बनेंगे। ठीक है, इसका महत्व है, क्योंकि पाठ्यपुस्तक की बहुत सारी विशेषताएं हैं कि कैसी पाठ्यपुस्तक में अच्छी छपाई होनी चाहिए है ना, रंगीन चित्रों से उसको दर्शाना चाहिए, उसका साइज कैसा होना चाहिए, लास्ट में एक्सरसाइज कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए है ना बच्चों के अभ्यास के लिए, और भाषा उसकी सरल है ना, सरल होनी चाहिए ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। तो ये सब होती हैं अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं, इंपॉर्टेंट रहेंगी। और भी बहुत सारी हैं, उनको आप डिस्क्रिप्टिव में एक बार जरूर देख लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 का सी, निम्न में से कौन पाठ्य पुस्तक का प्रकार नहीं है। तो हमने आपको 3 प्रकार की पाठ्य पुस्तकें बताई थी अभी ऊपर, है ना। अब 3 प्रकार की, एक सामान्य थी, एक संदर्भ थी और एक पाठ्यक्रम पर आधारित। तो एक संदर्भ पुस्तकें हैं और एक सामान्य पुस्तकें हैं और एक पाठ्यक्रम पर आधारित। तो करेक्ट जो विकल्प है हमारा डी सी वाला है, क्योंकि नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, किस प्रकार की पाठ्य पुस्तक का विस्तार क्षेत्र सीमित होता है। मतलब उसका विस्तार क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। तो यहाँ पर किसका होता है, पाठ्यक्रम पर आधारित जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनका विस्तार सीमित होता है, क्योंकि उसमें एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, संदर्भ इकाई तथा शिक्षण इकाई के संबंध में निम्न में क्या गलत है। संदर्भ इकाई और शिक्षण इकाई जो होती है इनमें क्या गलत है, चूज करना है। संदर्भ इकाई पाठ्यक्रम संदर्शिका एवं शिक्षण इकाई के बीच की एक कड़ी है। जो संदर्भ इकाई है पाठ्यक्रम संदर्शिका और शिक्षण इकाई के बीच की कड़ी है, सही है। शिक्षण इकाई का कक्षा शिक्षण कार्य से सीधा संबंध है। तो शिक्षण इकाई जो होती है उसका सीधा संबंध कक्षा शिक्षण से ही होता है ना। नेक्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर, संदर्भ इकाई का क्षेत्र सीमित है। तो संदर्भ इकाई का क्षेत्र सीमित नहीं है। किसका सीमित था, अभी हमने ऊपर देखा था, जो पाठ्यक्रम पर आधारित थे उसका सीमित था, ना कि संदर्भ का। तो करेक्ट जो गलत है यही वाला, तो करेक्ट बन जाएगा। फिलहाल अगला एक बार पढ़ लेंगे, संदर्भ इकाई का निर्माण शिक्षकों की सहायता के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही किया जाता है। इससे कई सारी चीज़ें उनको एक जगह पर मिल जाती हैं, उससे बच्चों को समझाने में हेल्प रहती है। संदर्भ इकाई है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की एक प्रमाणिक पुस्तक होती है। यह अध्ययन क्षेत्र की शाखा किसी शाखा की एक प्रमाणित पुस्तक होती है। यह परिभाषा यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कुछ छूटा हुआ लग रहा है, फिलहाल देख लीजिए। यहाँ पर लैंज किए है, ठीक है। यह अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की एक प्रमाणित पुस्तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदेशनात्मक सामग्री के रूप में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली सामग्री कौन सी है। तो पाठ्यक्रम संदर्शिका है या पाठ्यक्रम सहयोगी सामग्री है, संदर्भ इकाई या पाठ्य पुस्तकें। करेक्ट विकल्प डी वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण इकाई के विषय में गलत तथ्य को चुनना है। गलत तथ्य कौन सा है शिक्षण इकाई के विषय में। तो शिक्षण इकाई का क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, ये फिलहाल सही है। इसका छोटा होता है क्योंकि शिक्षण इकाई कक्षा तक ही सीमित रहती है। गलत चुनना है। शिक्षण इकाई का निर्माण शिक्षक कक्षा शिक्षण हेतु करता है, बिल्कुल सही है। शिक्षण इकाई सही चयन के आधार पर नियोजित होती है। शिक्षण इकाई का क्षेत्र व्यापक होता है। तो देखिए, एक अपेक्षाकृत छोटा होना, एक व्यापक होना, तो इन्हीं दोनों से एक तो सही होगा, एक गलत होगा। तो 2 ऑप्शन तो वैसे भी आपके नहीं ऑप्शन बन रहे थे, इन्हीं में से 2 में से एक गलत कौन सा है, डी वाला। गलत तथ्य को चुनना था, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, श्रव्य दृश्य उपकरण। जो श्रव्य दृश्य मतलब उपकरण है जिनसे सुना भी जा सके, देखा भी जा सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके हाथ में सेल फोन है ना, मोबाइल फ़ोन है, और टेलीविज़न, कंप्यूटर, ये सब क्या है, श्रव्य दृश्य उपकरण है। तो श्रव्य दृश्य उपकरण सीखने वालों को व्यक्तियों, घटनाओं, वस्तुओं और कारण, प्रभाव, संदर्भों के नियोजित अनुभवों से लाभ उठाने का अवसर प्रदान करते हैं। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है। तो क्रो और क्रो ने दी है, काफ़ी फेमस है। मतलब संबंधों के नियोजित अनुभवों से लाभ उठाने का अवसर प्रदान करती हैं ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम संदर्शिका का महत्व नहीं है। तो शिक्षकों के लिए सहायक है, बिल्कुल सही पाठ्यक्रम संदर्शिका। रचनात्मक नेतृत्व के विकास के लिए भी सही है। शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य नहीं है। शिक्षार्थियों के लिए संदर्भ इकाइयों के निर्माण में सहायक। तो तीनों ये सही है। सी वाला ऑप्शन गलत, तो करेक्ट विकल्प बनेगा हमारा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्न में कौन पाठ्यक्रम का आधार नहीं है। पाठ्यक्रम का आधार कौन सा नहीं है। दार्शनिक आधार होता है, ये क्वेश्चन पिछले शायद हमने डिस्कस कर लिया है, पिछले पेपर में था, है ना। सामाजिक आधार, वैज्ञानिक आधार, व्यवहारिक। तो व्यवहारिक इसमें आधार नहीं होता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। पाठ्यक्रम का आधार 3 प्रक्रियाओं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। जो पाठ्यक्रम का आधार होता है 3 प्रक्रियाओं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक का विकास होना चाहिए। इस कथन का संबंध किस विद्वान से है।
ठीक है। तो किस विद्वान से है, यहाँ पर रॉस के द्वारा ऐसा कहा गया है कि 3 प्रक्रियाएं होती हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ठीक है। इनका विकास होना चाहिए पाठ्यक्रम के आधार। नेक्स्ट है डीवी के अनुसार बालक की स्वाभाविक रुचियों की संख्या है, जो स्वाभाविक रुचियों की संख्या कितनी होती है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्न में से कौन सा आधार बालक को केंद्र मानकर पाठ्यक्रम निर्धारण करता है। तो कौन करता है, मनोवैज्ञानिक आधार को केंद्र मानकर पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे 22 नंबर, निम्न में से कौन सा विद्वान आदर्शवादी है। आदर्शवादी कौन सा विद्वान है, प्रो हॉर्न यहाँ पर आदर्शवादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, किसकी सहायता से अमूर्त अवधारणों को मूर्त रूप दिया जाता है। तो अमूर्त अवधारणों को मूर्त रूप देना किससे दिया जाता है भाई, मतलब अमूर्त अवधारणाएं क्या हैं, जो हमारे सामने ना हो, तो उनको कैसे मूर्त किया जा सकता है, कैसे दिखाया जा सकता है, तो श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की स्थापना से कौन जुड़ा हुआ है। तो कौन जुड़ा हुआ है, बीके सिंकर चिल्लई जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प प्रतिमान का पाठ्यक्रम में महत्व नहीं स्पष्ट करता। तो कौन सा नहीं करता, प्रतिमान से छात्रों में रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है, बिल्कुल सही। प्रतिमान मतलब मॉडल, जो मॉडल का पाठ्यक्रम में महत्व नहीं स्पष्ट करता। तो मॉडल हम पिछली बार भी बता चुके हैं पिछले वीडियो में। जैसे मान लीजिए आपको बालों को पढ़ाना है, ठीक है, ताजमहल के बारे में, तो ताजमहल उसके सामने तो ला के रख नहीं सकते, तो उसका एक छोटा मतलब कृत्रिम चीज़ बनाई जाती है ना, छोटा ताजमहल आप अपने हाथ से बनाते हैं, है ना, और उसको ले जाकर बच्चों के सामने रख कर उसकी व्याख्या करते हैं, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे ग्लोब हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर वो उसे मॉडल कहा जाता है। तो प्रतिमान जो मॉडल का पाठ्यक्रम में महत्व नहीं स्पष्ट करता, तो क्या वो हेल्प नहीं करता, फिलहाल यहाँ पर जो हेल्प करता है वो चीज़। प्रतिमान से छात्रों में रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है, बिल्कुल सही भाई। अगर आप अपने बालक स्कूल में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, अगर आप किसी मॉडल को बनाकर ले जाएंगे, ठीक है, तो बालक उसे देखेगा तो उसके अंदर भी क्रिएटिविटी का विकास होगा, तो सही ये है। नेक्स्ट है, प्रतिमान का प्रयोग तभी उपयोगी होता है जब वास्तविक पदार्थ अनुपलब्ध हो, ठीक है। तो वास्तविक चीज़ जब नहीं हो सामने, तभी उसका मॉडल का प्रयोग उपयोगी होगा, अन्यथा उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रतिमान किसी वास्तविक वस्तु का कृत्रिम क्रियात्मक रूप होता है। तो वास्तविक चीज का कृत्रिम रूप होता है, बिल्कुल सही। तो करेक्ट ऑप्शन डी, मतलब जो नहीं था, प्रतिमान का प्रयोग शाश्वत उपयोगी है, होता है। शाश्वत मतलब हमेशा से चला आने वाला, तो यहाँ पर डी वाला गलत हो जाएगा, करेक्ट विकल्प बनेगा सी। चलिए आगे यहाँ पर हमारा टॉपिक फिनिश होता है, अगले टॉपिक पर इसी के साथ हम बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा एवं मूल्य शिक्षा का स्थान, मतलब पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा और मूल्यों का क्या स्थान है ना, शिक्षा में क्या स्थान है। चलिए इसको हम देखते हैं। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, जीवन में सफलता के कारण क्या हैं। तो जीवन में जो सफलता के कारण हैं, अगर आप सफल हैं तो किस तरीके से सफल हो सकते हैं, क्या कारण है उसका। पहला ऑप्शन सफल, इसका सफल व्यक्तियों के जीवन इतिहास को पढ़ना। तो नेक्स्ट है अत्यंत मेधावी होना, उसका कठोर परिश्रम। यहाँ पर देखिए जीवन में सफलता का कारण पूछ रहा है ना, उसका कठोर परिश्रम एवं अध्यवसाय या प्रबल भाग्य। तो यहाँ पर क्या पूछा, कारण उसका पूछा गया है। तो सफल व्यक्तियों के जीवन इतिहास को पढ़ना पूरी तरीके से सफलता का कारण नहीं हो सकता, और मेधावी होना भी सफलता का कारण नहीं हो सकता। इसमें क्या है, कठोर परिश्रम एवं अध्यावास करना आपकी सफलता का कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन में सफल होने पर आप क्या सोचते हैं। तो सफल होने पर क्या सोचते हैं, आपके भाग्य ने साथ दिया और आप सफल हो गए, ऐसा सोचेंगे, या आप भगवान की कृपा से सफल हुए हैं, ऐसा सोचेंगे, या आप अपने श्रम द्वारा सफल हुए हैं, ऐसा सोचेंगे, या विरोधियों द्वारा बाधाएं उत्पन्न करने पर भी आप सफल हो गए। तो यहाँ पर फिलहाल ऑप्शन यहाँ पर सी वाला बनेगा, ठीक है। जीवन में सफल होने पर आपको क्या सोचना चाहिए। अब यहाँ पर अपनी अपनी फिलहाल सोच है ना, लेकिन यहाँ जो तार्किक रूप से बनेगा तो श्रम द्वारा सफल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन क्या है। तो जीवन क्या है, अत्यंत दुखों का सागर है, आशाओं का भंडार है, या फिर निष्फल प्रयास है, या एक बोध मात्र है। तो ये आशाओं का भंडार है, ठीक है, निष्फल प्रयास या अत्यंत दुखों का
सागर नहीं है। नेक्स्ट है प्रोन्नति के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो प्रोन्नति के बारे में, प्रोन्नति कठिन श्रम से मिलती है, तो ये तो वही है। प्रोन्नति खुशामद से मिलती नहीं, प्रोन्नति भाग्य से नहीं, प्रोन्नति केवल संयोग से नहीं, तो करेक्ट विकल्प ए वाला बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, जीवन को सुखी बनाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या बात होती है? सामर्थ्य के अनुसार कार्य एवं संतोष, या फिर बड़े लोगों के पास पहुंच नहीं, विद्वता नहीं। यहाँ पर पूछा है सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुखी बनाने के लिए, तो जरूरी नहीं है विद्वता आपको सुखी बना दे, पर्याप्त धन संपत्ति भी आपको जरूरी नहीं सुख बना दे। सामर्थ्य के अनुसार कार्य एवं संतोष, मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी है, चीज़ों को करने की योग्यता है, उसके अनुसार अगर आप संतुष्ट हैं तो आप खुश होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा कोई यहाँ पर पढ़ने वाली बात नहीं, यहाँ पर कुछ आप दिमाग से क्वेश्चन लगा सकते हैं। ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं मूल्यों से, मूल्य की चीज़ें हैं ना। नेक्स्ट है बेईमान व्यक्ति की ही जीवन में सुखी रहते हैं। बेईमान व्यक्ति ही जीवन में सुखी रहते हैं, क्यों सुखी रहते हैं? आपको इसका तर्क देना है। बेईमान व्यक्ति अपने आसपास के लोगों का भी मुंह भरता रहता है, जरूरी नहीं। बेईमान आदमी को बेईमान करने में शर्म नहीं आती, ऐसा जरूरी नहीं है, उसको शर्म आती भी होगी। बेईमान लोगों की बेईमानी बहुत कम पड़ती जाती है, हम समझ नहीं पाते हैं कि अपनी बेईमानी छिपाने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ता है, मतलब हम ये नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से वो क्या होते हैं, सुखी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, भाग्य से ही सब कुछ होता है। भाग्य से ही सब कुछ होता है, क्यों ऐसा होता है? मतलब क्योंकि हम अन्य व्यक्तियों को के श्रम का मूल्य घटा कर आंकते हैं, या फिर सामान्य श्रम करने पर असमान फल प्राप्त होता है, हम अपने प्रयत्नों का मूल्यांकन बढ़ा चढ़ा कर करते हैं। तो यही जो है भाग्य का जो क्वेश्चन दिया था ना। नेक्स्ट है निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या गुणात्मक उन्नति की समस्त योजनाओं की जड़ खोदती है। गुणात्मक उन्नति की समस्त योजनाओं की जड़ को खोदती हुई जान पड़ती है, तो यह विवेचन उल्लिखित है किसमें? शिक्षा की पुस्तकों में ऐसा कहा गया है। समाज में वर्णों का आधार है, तो वर्णों का आधार क्या है? कर्म है। अब प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, ठीक है। भारत में मुख्य रूप से कितने धर्म प्रचलित हैं? तो मुख्य रूप से धर्मों की बात करें हम, तो देखिए यहाँ पर जो धर्म आपको सारे पता होने चाहिए। मुख्य रूप से पूछा गया है ना, तो देखिए हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ये 6 मुख्य धर्म हमारे भारत में प्रचलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जनतंत्र का सिद्धांत नहीं है? तो जनतंत्र में समानता होती है, स्वतंत्रता और बंधुत्व होता है, लेकिन सेवा नहीं होती। कर्मों के आधार पर समाज में कितने वर्ण बनाए गए हैं? तो कर्मों के आधार पर समाज में 4 वर्ण बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मनुस्मृति के अनुसार हिंदू धर्म में कितने लक्षण हैं? तो मनुस्मृति के अनुसार हिंदू धर्म में लक्षणों की बात हो रही, 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं, 12 हैं। तो इनमें से जो करेक्ट विकल्प है वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म संस्कृति के कितने स्तंभ हैं? बौद्ध धर्म संस्कृति के स्तंभों को बताना है, कितने हैं? 3 हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म में कितने व्रतों का विधान है? कितने व्रतों को बताया गया है? जैन धर्म में 5 व्रतों को बताया गया है। नेक्स्ट है सिख धर्म की स्थापना किसने करी थी? तो सिख धर्म की स्थापना आपको पता होगा, गुरु नानक साहिब ने करी थी। नेक्स्ट है परंपराओं से प्राप्त वह समस्त चिंतन क्रियाकलाप जो मानव जीवन को निर्देशित करने का कार्य करते हैं वो मूल्य कहलाते हैं। तो यह कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर अंजनी सरीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1951 में अमेरिकी शैक्षिक नीति आयोग ने कितने प्रकार के मूल्य निर्धारित किए हैं? तो कितने प्रकार के मूल्य? 10 प्रकार के मूल्यों को निर्धारित किया है अमेरिकी शैक्षिक नीति ने। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने नई दिल्ली ने कितने जीवन मूल्यों का उल्लेख किया है?
तो यहाँ पर कितने जीवन मूल्यों का उल्लेख किया, ये क्वेश्चन आप खुद सर्च करेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सर्च करने से आपको एकदम क्लियर याद भी हो जाएगा, मेरा विश्वास है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ और आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखेंगे। शैक्षिक अनुसंधान, ठीक है, जो NCERT उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अंजनी सरीन ने कितने जीवन मूल्यों। अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन फिलहाल NCERT जो है उसके अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट रहेगा, बाकी यहाँ पर ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे। अच्छा इधर यहाँ पर आंसर देख लीजिए, इसका आंसर क्या है, बी वाला ऑप्शन है, ठीक है, लास्ट में 21। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। यहाँ पर 22, समाज में वर्णों का आधार है। तो समाज में जो वर्णों का आधार है वो क्या है, धन पद, यह भी आया था क्वेश्चन, है ना, इसमें कर्म होगा। नेक्स्ट है बुराई को भलाई से जीतो। ईसा का संदेश है कि सभी ईश्वर के पुत्र हैं और परस्पर भाई भाई हैं, है ना। तो यह किस धर्म का प्रसिद्ध मंत्र है। तो किस धर्म का, अब यहाँ ईसा की बात हो रही है तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, ईसाई धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, मशीनों का प्रयोग करो, यह ध्यान रखो कि कहीं मनुष्य बेकार तो नहीं हो रहा है। मैं यंत्रों का विरोधी नहीं हूँ, मैं तो उसका पागलपन का विरोधी हूँ। तो यह कथन किसका, ये है महात्मा गांधी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, धर्म वह चीज है जो लोक जीवन के खंड खंड और परिवर्तनशील दृश्यों को समझने की शुद्ध दृष्टि देता है। ये कथन है प्रोफेसर जॉन डीवी का। नेक्स्ट है 26 नंबर, नैतिकता शब्द किससे संबंधित है। तो अच्छाई और बुराई से संबंधित है नैतिकता। नेक्स्ट है नैतिक शिक्षा का ज्ञान कराने वाला कौन सा शास्त्र है। तो नैतिक शिक्षा का ज्ञान कराने वाला नीति शास्त्र है। नेक्स्ट है नैतिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो चरित्र का निर्माण करना नैतिक शिक्षा का उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक भारत में नैतिक शिक्षा क्यों आवश्यक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट वाले क्यों इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ क्यों आवश्यक है आधुनिक नैतिक शिक्षा। देखिए, भारत को धनवान देश बनाना ऐसा बिल्कुल नहीं, भारत की जनसंख्या को व्यवस्थित करना ऐसा भी नहीं है, बालक बालिकाओं में सद नागरिक बनाने के हेतु। तो ये तो आपको कॉमन लग रहा होगा, ये पता भी होगा। नेक्स्ट है 30 नंबर, नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक में विकसित होने वाली आत्मा का विकास करना है। ये किसका कथन, महर्षि अरविंद घोष का कथन है। फिलहाल यहाँ पर आपका टॉपिक फिनिश होता है, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा टॉपिक लेकर हम आएंगे। चलिए, अगर आप पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पेपर देने के बाद यूपी टेट और सीटेट की तैयारी में लग जाइए। धन्यवाद।